नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSHA हिसार। किसान भाइयों, अब धान का सीजन और खरीफ का सीजन शुरू हो गया है। इसमें धान की रोपाई भी शुरू हो गई है और पंजाब और हरियाणा में धान की रोपाई 10 और 15 जून के आसपास शुरू हो जाती है। तो अब किसानों ने इसकी रोपाई शुरू कर दी है। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि धान की रोपाई करने के बाद 3 समस्याएं मुख्य तौर पे सामने आती हैं, जिनके साथ किसानों को जूझना पड़ता है, और इनके लिए सही ज्ञान न होने की वजह से करोड़ों रुपए की दवाइयां डाल दी जाती हैं। क्योंकि जब भी किसान किसी समस्या को लेकर के परेशान होता है तो बाजार में जाता है, और जहां डीलर की दुकान होती है या दवाइयां मिलती हैं वहां पर जाता है, तो वहां क्या होता है, उसका बहुत बड़ा शोषण होता है। वहां पर उसे दवाई की जरूरत है या नहीं है, इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि उसे एक 3-4 दवाइयों का पैकेज दे दिया जाता है। कोई दवाई दीमक के नाम पर, कोई फुटाव के नाम पर, कोई सल्फर के नाम पर, कोई कैल्शियम के नाम पर। तो अलग अलग बातों को बता करके उसको 3-4 दवाइयां थमा दी जाती हैं, और वो उन दवाइयों को लेकर के इकट्ठा उनको स्प्रे करता है या अप्लाई करता है। अगर मिट्टी में डालने की होती है मिट्टी में डालता है, नहीं तो स्प्रे करता है। तो किसान भाइयों, इसमें जो सबसे पहली जो समस्या आती है, मैं कहता हूं कि जो 3 समस्याओं के बारे में मैं बता रहा हूं, इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं है। सिर्फ आपको अपना जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले जब आप खेत में रोपाई करते हैं, यही एक चूक हो जाती है कई किसान भाइयों से, कि जब हम खेत के पाड़े काटते हैं, यानी कि कद्दू करते हैं, पडलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे खेत की पडलिंग ज़्यादा हो जाती है। या जैसे कोणों में जहाँ पर ट्रैक्टर बार बार चक्कर लगाता है, वहाँ पर उसकी जो गारा है वो नरम बन जाती है। और जब सुअग लगा के ट्रैक्टर बाहर निकलता है और खेत में रोपाई जब लगाने का टाइम आता है, तो उस समय खेत की गारा नरम होती है। तो ये एक यहाँ से पहली बीमारी जो शुरू होती है, समस्या जो शुरू होती है, ये शुरू के 15 से 20 दिनों तक काफ़ी तंग करती है। और शुरू के जो भी सैंपल आते हैं, जो भी समस्या आती है शुरू में रोपाई के बाद, वो इन्हीं दिनों में आती है। और उसमें 100 में से 95 जो उसके कारण होते हैं, वो होती है धान की गहरी रोपाई। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब खेत के ज़्यादा पाड़े काट दिए जाते हैं, गारा नरम होती है, और जब लेबर उसको लगाती है खेत में, तो पौधे गहरे लग जाते हैं। यहाँ एक ये ध्यान रखने की बात है कि अगर 1 इंच से ज़्यादा गहरा पौधा जब लग जाता है, तो उसमें फुटाव नहीं हो पाता है। या जितनी ज़्यादा गहरी आप रोपाई करते चले जाएंगे, उसमें फुटाव करने में, शुरू करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता चला जाएगा। क्योंकि जो फुटाव होता है वो लगभग जो नीचे जहाँ से जड़ें शुरू होती हैं, तना होता है, उसके जैसे ऊपर जब पहली गांठ बनती है, पहली गांठ से फुटाव होना होता है। और वो गांठ अगर जमीन के नीचे, वो हिस्सा अगर जमीन के नीचे दबा हुआ है, तो वहां से फुटाव शुरू नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां उसके लिए उचित वातावरण नहीं होता है। और जब इसमें क्या होता है कि पौधे की लगभग 7-8 दिनों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो लग चुकी होती है। इसके बाद जब यहाँ से फुटाव नहीं हो पाता है, तो तने के अंदर दूसरी गांठ बनती है, उस गांठ से फिर फुटाव शुरू होना होता है। अगर वो गांठ भी, यानी कि वो स्थान भी तने का अगर गारा में दबा हुआ है, मिट्टी में दबा हुआ है, तो वहां से फुटाव नहीं हो पाता है। इस तरह से हमारे 10 से 12 और 15 दिन खराब हो जाते हैं। और इस तरह से पौधा जब ज्यादा टाइम हो जाता है, तो पौधे का तना गलने लग जाता है। गलने लग जाता है क्योंकि जब कोई भी रुकी हुई ऊर्जा है, जब वो रुकती है, उसको उचित स्थान या माध्यम नहीं मिलता है स्वयं को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का, तो उसमें एक गलन शुरू हो जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो वो पौधा गलने लग जाता है, नीचे से उसमें फुटाव नहीं हो पाता है। और किसान क्या करते हैं कि नीचे से जैसे गारा को निकालते हैं उसकी जड़ों के आसपास, तो उन्हें एक लंबा धागे टाइप एक लाल सा एक कीड़ा मिलता है,
जो वो समझता है कि ये हानिकारक और इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। असली जो कारण होता है वो होता है इसका गहरी रोपाई, और इसके लिए किसान दीमक के नाम पर और अनेकों दवाइयां उसमें डाल देता है, लेकिन फिर भी वो समस्या कंट्रोल में नहीं आती है। और जो विशेषज्ञ के पास आता है तो वो बताता है कि आपकी जो जीरी है गहरी लगी हुई है। तो किसान भाइयों, इसका भी कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हम रोपाई करते हैं खेत में घुस के देख लेना चाहिए। अगर खेत में पैर का निशान छूट जाता है तो खेत रोपाई के लिए तैयार है, और अगर खेत में पैर का निशान गारा से ढक जाता है तो अभी खेत को हमें और भी छोड़ना पड़ेगा, एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए और भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हम रोपाई करेंगे, तो ही हमारी सही रोपाई और सही गहराई से पौध की रोपाई हो सकेगी। अब इसमें क्या होता है कि किसान के 15-20 दिन चले जाते हैं, इसका इलाज भी विशेष नहीं है। इसका इलाज इतना हो सकता है कि खेत में जहां भी आपके पौधे गलने लग गए हैं, या तो उनकी जगह दूसरे पौधे लगाएं, या दूसरा ये है कि उस खेत को थोड़ा सा सुखा दें ताकि उसमें जो जड़ों के पास हवा चली जाए और फुटाव आरंभ हो सके। लेकिन फिर भी इसमें समस्या बनी रहती है। तो दूसरी समस्या आती है जब लगभग तीसरे और चौथे हफ्ते में आती है, वो होती है जिंक की कमी। जिंक की कमी में क्या होता है कि जो पौधे का तीसरा चौथा ऊपर से पत्ता होता है उस पर जंग सा लगने लग जाता है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है, और एक लाली सी एक झलक आने लग जाती है खेत में। जब आप साथ में निकलते हैं तो एक लाली की झलक मिलने लग जाती है, और जब उसको पत्ते को तोड़ते हैं तो पत्ता बहुत ही कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है। तो ये एक जिंक की कमी की वजह से होता है। कई बार फिर किसान कहता है कि जी मैंने तो जिंक डाल दिया था खेत में, फिर इसलिए उसका ध्यान नहीं जाता कि जिंक की कमी भी हो सकती है क्या। इसमें किसान भाई जरूर इस बात का ध्यान रखें कि एक तो ये है कि हमें हो सकता है जिंक का सही कोई स्रोत से जिंक ना मिला हो, सही जिंक ना मिला हो। और जिंक सल्फेट जैसे खेत में डालते हैं, जैसे मान लो हमारे पानी में या जमीन में नमक है, तो आमतौर पे किसान 10 किलो जिंक सल्फेट डालता है जो 33% वाला होता है। इसमें हमें डबल जिंक डालने की जरूरत होती है जहां भी खेत में या पानी में नमक होते हैं। और जो हमारे हरियाणा के अंदर विशेष तौर पे जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसमें नमक की जो 70% पानी उसमें नमक की विद्यमानता रहती है। तो ऐसे हालात में आप जिंक का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अतिरिक्त जैसे इस साल देखो आप ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी में जिंक की जो उपलब्धि है वो कम हो जाती है। जिंक एक मिट्टी के अंदर दूसरे पोषक तत्वों के साथ या मिट्टी के साथ कम्प्लेक्स बन जाता है उसका, और वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरा एक मुख्य कारण इसका ये हो सकता है कि जमीन में कई बार हम डीएपी, जैसे पिछली सब्जियों में या दूसरी फसलों में डीएपी अगर हमने ज़्यादा डाल दिया, फास्फोरस या सुपर ज़्यादा डाल दिया, उसमें फास्फोरस की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फास्फोरस भी जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्वों को अपने साथ बांध लेता है और कम्प्लेक्स बना देता है, और पौधे को जिंक की उपलब्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण पौधे में जिंक की कमी के लक्षण प्रतीत होने लग जाते हैं। इसके अलग अतिरिक्त कारण हो सकता है कि सॉइल की पीएच, अगर सॉइल की पीएच ज़्यादा है और उसमें जो अघुलनशील नमक हैं, जो जिप्सम वाले नमक हैं, वो जब बढ़ जाते हैं जमीन में, कार्बोनेट और सोडियम बढ़ जाता है तो उसमें पीएच बढ़ जाती है, और पीएच ज़्यादा होने की वजह से जो जिंक की उपलब्धि है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से कई कारण होते हैं जिसमें जिंक की कमी आ जाती है। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें सारा 100 लीटर में आधा किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना होता है जो 33% वाला होता है, और उसका स्प्रे करना होता है। और इसको जैसे किसान यूरिया के साथ मिला के करते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के बारे में बताता हूं मैं। तो प्राकृतिक खेती में क्या करें आप, इसमें जीवामृत के साथ इसको 100 लीटर में आधा किलो, और या 200 लीटर है तो 1 किलो जिंक सल्फेट इसमें मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती हो चाहे जैविक खेती हो, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी जो समस्या इसके बाद शुरू होती है वो होती है बकाने की समस्या। इसमें क्या होता है कि पौधे लंबा बढ़ने लग जाते हैं, दूसरे जो आसपास के पौधे होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होने लग जाती है, उनमें फुटाव की कमी हो जाती है और पौधे उसके बाद फिर सूखने लग जाते हैं। ये आमतौर पर देखा गया है कि जो कमज़ोर खेत होते हैं या जो ठेके वाले खेत होते हैं या पंचायत की ज़मीनें होती हैं, जहाँ पर अवशेष में
कई बार किसान आग लगा देते हैं तो उस जमीन की ताकत कम हो जाती है और उसमें फुटाव जो करने में देरी हो जाती है पौधे की, और जो इसमें जो ये बीमारी है इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये बीमारी ऐसी है कि ये शुरू में ही इसका कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जब आप खेत की बिजाई करते हैं तो जो भी आपको दवाई लगानी है, या प्राकृतिक खेती में आपको बीजामृत से इसका ट्रीटमेंट करना होता है, तो शुरू में ही बीज के साथ इसका उपचार किया जाता है। इसके बाद अगर मान लो उस टाइम नहीं किया गया है, तो जब आप पौध उखाड़ते हैं उस टाइम पे क्या करें, जो पौध उखाड़ी गई है, जो बांधी गई है, उसकी जो बनाई गई है जुटियां, तो उसको 10 मिनट के लिए आप पानी के अंदर उसकी जड़ों को डुबा दें 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद उसकी रोपाई करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त क्या है कि इसमें अब जब आप इस बीमारी को लेकर के, इस समस्या को लेकर के बाजार में जाते हैं, तो इसके लिए भी जो दुकानदार है वो 3-3 4-4 दवाइयाँ आपको दे देता है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसी बीमारी है बकाने की, जो लंबे पौधे बढ़ते हैं, इसकी संसार में लगने के बाद कोई भी दवाई नहीं है। ये सिर्फ मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से घटती बढ़ती रहती है। जब आप दवाई लेकर के स्प्रे कर देते हैं तो आप देखते हैं कई बार कंट्रोल नजर आता है उसका, वो दवाई के कारण नहीं होता है, बल्कि जो वातावरण होता है उसमें जो तापमान या नमी का उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से कंट्रोल आ जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि शुरू से प्रकट होने लग जाती है, और कई बार क्या देखा है कि ये बालियां आती हैं या उसके बाद भी पकाई तक भी पौधे लंबे दिखाई देने लग जाते हैं, और ये लगातार हमें समस्या करती रहती है। तो किसान भाइयों, ये 3 मुख्य बीमारियां हैं, और तीनों में क्या है कि आपको खेत में कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जिंक सल्फेट का 15, 20, 25 रुपए का खर्चा एकड़ का आपका होगा। बाकी किसी भी जो ये 3 समस्याएं बताई हैं इसमें कोई भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जैसे मान लो बारिशें नहीं होती हैं, तो उस हालात में जैसे पत्ता लपेट सुंडी है या आपका सफेद पीठ वाला तेला है, वो शुरू हो जाता है कई जगह। लेकिन अगर बीच बीच में झड़ी लगती रहती है, बारिशें होती रहती हैं, तो फिर इनकी भी कोई समस्या नहीं आती है। और इनकी अगर कोई समस्या अगर आती है तो उसका इलाज करें। लेकिन इसकी बारिशें अगर लगातार रहती हैं तो 1.5 से 2 महीने तक आपको किसानों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मुख्य 3 समस्याएं हैं जिनका हमें इलाज करने की जरूरत है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि हम आमतौर पे जो शुरू के जो 2 से 3 महीने हैं उसमें जैसे अगेती किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, या दूसरी जो लगभग 3 महीने या उससे कम का समय लेती हैं, तो ये लगभग पकाई हो जाती है और बाद में इनमें कोई कीड़े बीमारी वैसे भी नहीं आते हैं, तो इनका कंट्रोल स्वयं ही हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें आप जैसे हर सिंचाई के साथ 1 से 2 ड्रम जैसे जीवामृत का देते हैं, और अगर कोई कीड़ा दिखाई देता है तो उसके लिए आप नीमास्त्र का स्प्रे भी कर देंगे। तो उससे भी, अगर नीमास्त्र नहीं आपके पास उपलब्ध है तो आप ब्रह्मास्त्र या अग्निअस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि नीमास्त्र ही इसमें सफिशिएंट रहता है, पर्याप्त रहता है, और उससे ही जो भी कीड़ा आता है धान के खेत में वो कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।